नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत सारवान एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष ज्ञान चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को ज्योतिष सिखाने का प्रयास कर रहा हूं और अभी हमारी चर्चा 12 लग्नों के विषय पर चल रही है। अभी तक हम मेष लग्न, वृषभ लग्न, मिथुन लग्न, कर्क लग्न, सिंह लग्न व कन्या लग्न के विषय में बात कर चुके हैं और पढ़ चुके हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और आज हम बात करेंगे तुला लग्न की और जानेंगे कि तुला लग्न के लिए कौन से ग्रह शुभ हैं व कौन से अशुभ हैं, कौन सा रत्न तुला लग्न के जातकों को सजेस्ट किया जाना चाहिए व तुला लग्न के जातकों का स्वभाव किस प्रकार का होता है, या आप कह सकते हैं क्या क्या इनमें गुण होते हैं। तो आज की मैं क्लास स्टार्ट करूं उससे पहले रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों से, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि भविष्य में जितनी भी हमारी वीडियोस आने वाली हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप आसानी से हमारी वीडियोस को देख सकें और इनका लाभ उठा सकें व ज्योतिष सीख सकें। तो बिना समय व्यर्थ करे मैं आज की क्लास स्टार्ट करता हूँ। तो बात कर लेते हैं तुला लग्न की। तो ये तुला लग्न बना कैसे? आपको एक कुंडली दिखाई दे रही होगी आपकी स्क्रीन पे और प्रथम भाव में 7 नंबर लिखा है। 7 नंबर माने तुला राशि, इसलिए ये लग्न तुला लग्न बना। और 7 नंबर यहाँ इसलिए लिखा है क्योंकि मैं आपको बताता हूँ हर क्लास में कि किसी जातक के जन्म के समय पूर्व दिशा में उदय होने वाली राशि को कुंडली के प्रथम भाव में रखते हैं और वही हमारा लग्न बनता है। जैसे 7 नंबर माने तुला राशि, तो ये तुला लग्न बना। इसके स्वामी है शुक्र देव, तत्व वायु, शुभ रंग सफ़ेद हरा नीला, दिन शुक्रवार। रत्न की मैं बात करूं तो हीरा, पन्ना व नीलम। रत्नों के विषय में आगे भविष्य में मैं आप लोगों को और भी वीडियोस दूंगा ताकि आप जान सके कि रत्नों का सिलेक्शन कैसे किया जाता है और कैसे रत्न सजेस्ट किए जाते हैं। अभी के लिए आप इन 3 रत्नों को याद रखें और अभी से ही आप सजेस्ट करना मत शुरू कर देना। कहीं आप देखो कि तुला लग्न है तो हमने वीडियो देखी थी, वहाँ पर लिखा था कि हीरा, पन्ना और नीलम पहनना चाहिए और आप बता दो कि जी आपको ये रत्न पहनने हैं। तो ऐसा मत करना क्योंकि बहुत सारी कंडीशन होती है रत्नों के सिलेक्शन में, उसके बारे में मैं आगे बात करूँगा, आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं बताऊँगा। तो अभी आप ये याद रखिए कि नव रत्नों में से इन 3 रत्नों में से हमें कोई रत्न सेलेक्ट करके इन जातकों को बताना है और कोई एक्सेप्शन हो सकता है कि कोई और रत्न भी पहनाना पड़ जाए, पर उसके चांसेस बहुत कम हैं। तो बात कर लेते हैं अशुभ व शुभ ग्रहों के बारे में। तो आपको कुंडली दिखाई दे रही होगी और मैं आप लोगों को रिवाइज करा देता हूँ कौन से भाव शुभ होते हैं, कौन से अशुभ होते हैं, कौन से सम होते हैं और कौन से ऐसे भाव है जो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज होते हैं। तो यहाँ पर पहला भाव, पांचवा भाव और 9वां भाव, प्रथम, पंचम व नवा भाव, ये भाव शुभ होते हैं जिन्हें त्रिकोण भाव कहा जाता है या लक्ष्मी भाव भी कह देते हैं। छठा, आठवां व 12वां भाव ये अशुभ भाव होते हैं, इन्हें त्रिक भाव कहा जाता है। चौथा, 7वां व 10वां ये सम भाव होते हैं, यहाँ पर आने वाली राशि सम फलदायी हो जाती है। बात करते हैं दूसरे, तीसरे व 11वें भाव की। तो ये ऐसे भाव होते हैं जिनकी अपनी कोई प्रवृत्ति नहीं होती। यहाँ पर आने वाली राशियाँ कहती है आप हमारी दूसरी राशि को देखें कि वो कहाँ पर विराजमान है, उस हिसाब से डिसीजन लें, या फिर लग्न में जो स्वामी हैं, लग्न के जो स्वामी हैं उनसे हमारी शत्रुता मित्रता देके फिर आप डिसाइड करें कि हम कैसा फल देंगे, या फिर हमें शुभ की श्रेणी में रखा जाएगा या अशुभ की श्रेणी में। कहने का मतलब है कि दूसरे, तीसरे और 11वें भाव में आने वाली राशियाँ उनके स्वामी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन रिजल्ट देते हैं। तो बात करते हैं शुभ व अशुभ ग्रहों की। शुरू करते हैं तुला राशि से जिसके स्वामी शुक्र बनते हैं। तो ये लगन के स्वामी हैं इसलिए शुभ की श्रेणी में आएंगे। पर आप देखेंगे कि तुला राशि शुभ स्थान पर है, मतलब प्रथम भाव में, और शुक्र देव की दूसरी राशि को आप देखो तो अष्टम भाव में है जहाँ पर 2 नंबर लिखा है, जो बनती है वृषभ राशि। तो यहाँ पर एक राशि शुभ भाव में और एक राशि अशुभ भाव में। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि लग्नेश को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता, इसलिए यहाँ पर शुक्र देव शुभ की ही श्रेणी में आएंगे। तो बात कर लेते हैं दूसरे भाव में कौन सी राशि है।
तो आप देखेंगे 8 नंबर माने वृश्चिक राशि, जिसके स्वामी बनते हैं मंगल देव। मंगल देव के पास भी 2 राशियां हैं, एक वृश्चिक और मेष। तो आप ढूंढें कि मेष राशि कहाँ पर है। आप देखेंगे सप्तम भाव में 1 नंबर लिखा है। 1 नंबर माने मेष राशि, जिसके स्वामी भी मंगल देव बनते हैं। तो यहाँ पर एक राशि ऐसे भाव में जो कहती है आप मेरे दूसरे भाव को देखो या मेरी दूसरी राशि को देखो, और एक राशि समभाव में। तो यहाँ पर हम मंगल को सम की श्रेणी में रखेंगे। आगे चलते हैं और देखते हैं तीसरे भाव में कौन सी राशि है। तो 9 नंबर तीसरे भाव में लिखा है माने कि धनु राशि, जिसके स्वामी बनते हैं गुरुदेव बृहस्पति देव। बृहस्पति देव के पास भी 2 राशियां हैं, धनु और मीन। तो आप देखें मीन राशि कहाँ पर है। तो आप देखेंगे कि छठे भाव में, जो कि बुरा भाव होता है, जहाँ 12 नंबर लिखा है, वो मीन राशि बनती है और ये भाव बुरा है। तो एक राशि ऐसे भाव में जो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन काम करती है और दूसरा बुरे भाव में। तो यहाँ पर गुरुदेव को, बृहस्पति देव को अशुभ की श्रेणी में रखेंगे। और आगे चलते हैं, आप देखेंगे चौथे भाव में 10 नंबर लिखा है, जिसके स्वामी बनते हैं शनि देव। राशि है मकर। तो शनि देव के पास भी 2 राशियां होती है, मकर व कुंभ। तो देखें कुंभ राशि पंचम भाव में है, जहाँ पर 11 नंबर लिखा है। तो एक राशि ऐसे भाव में जो सम है और एक राशि त्रिकोण में जो कि बहुत शुभ भाव है। तो मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था कि किसी ग्रह की एक राशि अच्छे भाव में हो माने त्रिकोण में हो और एक राशि सम भाव में हो, तो वो ग्रह योग कारक की श्रेणी में आ जाता है। तो यहाँ पर शनि देव योग कारक ग्रह बनेंगे और योग कारक की श्रेणी में आएंगे। शुभ में और योग कारक में सिर्फ इतना फर्क है कि योग कारक ग्रह अत्यंत शुभ हो जाते हैं, उनकी शुभता में और ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाती है। वैसे तो आप शुभ ग्रहों को भी योग कारक कह सकते हैं, पर अगर अलग से हम बात करें तो योग कारक अत्यंत शुभ हो जाते हैं। तो यहाँ पर शनि देव योग कारक की श्रेणी में आते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं किन ग्रहों के बारे में हमने अभी तक बात नहीं करी है। तो हमने अभी बुध देव की बात नहीं करी। तो बुध देवता की राशि है मिथुन माने 3 नंबर। आप देखेंगे नवम भाव में 3 नंबर लिखा है और उनकी दूसरी राशि जो है वो बैठी है 12वें भाव में माने कन्या राशि। तो यहाँ पर बुध देवता के पास 2 राशि हैं, एक मिथुन और दूसरी कन्या। तो एक राशि बैठी है अत्यंत शुभ भाव में और एक राशि ऐसे भाव में बैठी है जो कि बुरा है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि हमेशा बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। तो यहाँ पर हम बुध को शुभ की श्रेणी में रखेंगे क्योंकि उनकी एक राशि शुभ भाव में है। और आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं चंद्रदेव की। तो आप देखेंगे 4 नंबर 10वें भाव में लिखा है, जो कि कर्क राशि बनती है, जिसके स्वामी है चंद्रदेव। तो ये भाव सम भाव है, तो यहाँ पर आने वाली राशि सम फल देगी, इनके स्वामी सम फल देंगे। तो यहाँ पर चंद्रमा सम की श्रेणी में आएंगे। और एक स्टेप आगे चलते हैं, देखेंगे 11वें भाव में 5 नंबर लिखा है। 5 नंबर माने सिंह राशि, जिसके स्वामी है सूर्य देव। तो सूर्य देव ऐसे भाव में बैठे हैं जो कहता है कि आप या तो मेरी दूसरी राशि को देखें या फिर लगन के स्वामी के साथ मेरी मित्रता शत्रुता देखें। तो यहाँ पर सूर्य देव के पास एक ही राशि है, तो हम मित्रता शत्रुता देखेंगे। तो साथियों, मैंने आप लोगों को मित्रता शत्रुता का चार्ट पढ़ाया था और बताया था कि कौन ग्रह किस ग्रह को अपना मित्र समझता है, शत्रु समझता है या सम संबंधी समझता है। तो यहाँ पर शुक्र देव सूर्य देव को अपना शत्रु समझते हैं, इसलिए सूर्य देव को यहाँ पर अशुभ की श्रेणी में रखा जाएगा। तो हमने सभी ग्रहों के बारे में बात कर ली है। मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, आप नोट कर लें इसे। शुभ की श्रेणी में शुक्र, बुध और शनि, शनि योग कारक भी हैं यहाँ पर। अशुभ की श्रेणी में गुरु और सूर्य, सम की श्रेणी में मंगल व चंद्र। राहु केतु की हमने बात नहीं करी है और पिछली वीडियोस में या फिर पिछले लेसन्स में भी मैंने राहु केतु की बात नहीं करी थी, क्योंकि ये दोनों ग्रह जहाँ बैठते हैं ये देखते हैं उस भाव का स्वामी कहाँ पर है और कैसा फल दे रहा है, वो अच्छे भाव में है या बुरे भाव में है।
तो उस हिसाब से राहु व केतु अपने फल देते हैं। राहु केतु की मैंने दृष्टियों की भी बात नहीं करी, क्योंकि मैं राहु केतु की दृष्टियाँ नहीं मानता, परंतु ऐसा नहीं है कि भविष्य में हो सकता है कि मैं कभी मानने लग जाऊं। तो अभी के लिए आप राहु केतु की दृष्टि भी ना माने, मित्रता शत्रुता को भी ना देखें राहु केतु की, और आप यही समझे कि राहु केतु जिस भाव में बैठेंगे उस भाव का स्वामी कहाँ पर है, कैसी स्थिति में है, उस हिसाब से आप प्रेडिक्ट करेंगे कि राहु केतु को शुभ में रखना है या अशुभ में रखना है। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और देख लेते हैं कि गुण क्या क्या होते हैं तुला लग्न के जातकों में। तो ये लोग व्यवहारिक होते हैं, बहुत संतुलित होते हैं, मतलब बैलेंस्ड होते हैं। इन्हें दोस्त बनाना बहुत पसंद है, कूटनीतिज्ञ होते हैं, सूझबूझ से काम लेते हैं, एक एक स्टेप अपना सोच समझ कर रखते हैं। और बात करते हैं कुछ नकारात्मक गुणों की, तो ये थोड़े से दुविधा में रहते हैं, डिसीजन मेकर अच्छे नहीं होते, और ये गलत बातों का भी विरोध नहीं करते, चुप्पी साध लेते हैं। ये शिकायती होते हैं, पीछे से शिकायत करते हैं, और आत्मदया भाव इनमें बहुत होता है। कहने का मतलब सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं। तो आज हमने तुला लग्न के बारे में जाना। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा जो मैंने पढ़ाया। आपने हमारी वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें व कमेंट करके बताएं। अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो आप वीडियो को दोबारा देखें, फिर भी नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि मुझे ये टॉपिक नहीं समझ में आया, तो मैं कोशिश करूँगा आगे भविष्य में आने वाली वीडियोज़ में उन टॉपिक को मैं दोबारा से क्लियर कर दूँ। आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि भविष्य में हमारी जितनी भी वीडियोज़ आने वाली है उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।